नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। ईरान ने एक बार फिर ताबड़तोड़ हमले किए हैं इसराइल के कई शहरों पर, और इसके अलावा जो अमेरिकी ठिकाने हैं मध्य पूर्व के देशों में वहां भी। और इस बीच इसराइल पर एक नई आफत बनकर आई है यमन की ओर से, जहां हूती लड़ाकों ने उस पर हमला किया है। इसराइल की सेना ने भी इस बात को स्वीकार किया है और बैलिस्टिक मिसाइलों से यमन के हूती जो लड़ाके हैं उनके हमले इसराइल के कई जगहों पर हुए हैं। और उधर जो हिजबुल्लाह है उसके हमले हो ही रहे हैं, और ईरान ने फिर से हमले शुरू किए हैं। 1 महीना हो चुका है इस लड़ाई को। ये लड़ाई कहाँ जाती दिखाई पड़ रही है इसका भी अंदाज़ा, रुकने का तो छोड़ दीजिए, कहाँ तक जाएगी इसका अंदाज़ा नहीं मिल रहा है। इधर इसका जो विस्तार होता दिखाई पड़ रहा है, इसको लेकर दुनिया फिर चिंतित है। और उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कोशिश कर रहे हैं कि लड़ाई रुक जाए, लेकिन लड़ाई रुकती दिखाई नहीं पड़ रही है। अब जिस तरीके से इसका एक विस्तार होता दिख रहा है, इस युद्ध का, इस लड़ाई का, ईरान के समर्थन में वहाँ की जनता और तमाम दूसरे देशों से भी जो उसको समर्थन मिल रहा है, उन सब को देखते हुए काफ़ी मजबूत स्थिति में तो है ईरान। लेकिन आखिर कब तक वो लड़ेगा और कब तक ये दोनों देश उसके खिलाफ लड़ते रहेंगे, हमले करते रहेंगे, यानी अमेरिका और इसराइल। इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए कि अब तक 1 महीने की इस लड़ाई का क्या कुछ नतीजा रहा, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है अखिल स्वामी जी इस कार्यक्रम में आपका। और एक नया मोर्चा अब इसराइल के खिलाफ आज से शुरू हो गया है। यमन के हूतियों ने भी ज़ोरदार हमला किया है, बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। हिजबुल्लाह पहले से ही हमले कर रहा है। ईरान लगातार वहाँ पर हम लोग देख ही रहे हैं, 1 महीना हो चुका है इस लड़ाई को। यानी अमेरिका और इसराइल ये सोचकर ईरान पर हमला कर रहे थे कि ये लड़ाई ख़त्म हो जाएगी 2-3 दिनों में। ये तो 2-3 महीने के आप तो जो कह रहा है ईरान दावा कर रहा है, और तमाम रक्षा विशेषज्ञ भी दावा कर रहे हैं कि 2-3 साल तक ये ख़त्म होने वाली नहीं है। क्या सच में ऐसा लग रहा है प्रोफेसर अखिल स्वामी जी? देखिए मिश्रा जी, एक बात तो ये देखिए, हमारे देश के जितने भी वरिष्ठ सैन्य अधिकारी हैं, जनरल बख्शी साहब हों, जनरल संजय कुलकर्णी हों, जनरल जैनी हों जी, जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं जो गोदी मीडिया में बैठते हैं, यूट्यूब में भी बैठते हैं, और अभी तक युद्ध के पहले तक जिनका ये विचार था, एक व्यक्ति को छोड़कर, जो एम्बेसडर साहब हैं वोरा साहब, उनको छोड़कर जितने भी वरिष्ठ सैन्य अधिकारी हैं वो अपना मंतव्य बदल चुके हैं, उनका निष्कर्ष बदल गया है जी। क्योंकि उन्होंने भी अपेक्षा नहीं की थी युद्ध ये दिशा लेगा। क्योंकि देखिए, बिना स्ट्रेटेजी के युद्ध नहीं लड़े जाते। और ये भी सुना होगा आपने कि जेडी वांस ने जो नेतन्याहू से बात की और बड़ा हीटेड एक्सचेंज हुआ, और जेडी वांस ने इंडिकेट कर दिया कि आपने बिना सोचे समझे गलत रणनीति और गलत आश्वासन देके हमें भी इनडायरेक्टली इस लड़ाई में झोंक दिया, और आपने अपने लिए आफत बुला ली और हमारे लिए भी आफत बुला ली। क्योंकि जो नेतन्याहू ने कहा था अमेरिका से, सूत्रों के अनुसार वो ये कहा था कि जैसे आपने वेनेजुएला को कब्जा कर लिया, उनके प्रेसिडेंट को हटा लिया, तेल की सारे आवाजाही आप कर रहे हैं जी, और जैसे आपने इराक के साथ किया था, जैसे आपने कर्नल गद्दाफी के साथ किया था, वैसे ही ईरान में हो जाएगा। और यह बताया जाता है कि नेतन्याहू ने जेडी वांस को यह आश्वासन दिया था कि आप जैसे ही अयतुल्ला खामेनी की हत्या करेंगे, वैसे ही वहां पे उसी प्रकार से देश धराशायी हो जाएगा जैसे वेनेजुएला में हो गया जी। अच्छा, अमेरिका ने उनकी बात पे विश्वास कर लिया। उन्होंने कहा भाई हम तो दूर बैठे हैं, और आपके पास तो ऐसे ऐसे सूचना तंत्र हैं जो विश्व में जिनका डंका बोलता है, एप्स्टीन जैसे आपके तो सूत्र हर जगह फैले हुए हैं जो पता नहीं क्या क्या करते हैं, उनको कहां कहां की खबर मिल जाती है जी। तो उन पे विश्वास करके पूरे विश्व को हिला के रख दिया इजराइल ने। और आज के तारीख में वास्तविकता में इजराइल और अमेरिका के बीच में भी संबंध अच्छे नहीं जी। और जेडी वांस जब लड़ाई शुरू हुई थी, उसके पहले जेडी वांस पूरी तरह से इस युद्ध के खिलाफ थे। तुलसी गबार्ड भी पूरे तरह से युद्ध के खिलाफ थी। वो तो चलिए दोनों क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी में हैं और क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप उनके राष्ट्रपति हैं,
एक बार निर्णय ले लिया गया तो उसके बाद आलोचना करना अपने शीर्ष अधिकारी का, नेता का अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए दे हैव फॉलन इन लाइन जी। लेकिन वास्तविकता में नेतन्याहू ने ये गलत कैलकुलेशन किया था, या अपनी सत्ता को बचाने के लिए, यही लीडर ऑपोजिशन इजराइल कह रहे हैं। यही बात अब देखिए, विश्व का कोई भी देश कूदने के तैयार नहीं है, नेटो भी तैयार नहीं है, चाहे डोनाल्ड ट्रंप उनको कायर बताएं। हाँ। लेकिन सूत्र ये भी बता रहे हैं विश्वा जी, जो बड़ा गंभीर विषय है जी, कि हमारे देश की तरफ से कुछ शायद ऐसे फीलर्स जा रहे हैं जो कल एक चर्चा के अंदर एक व्यक्ति ने कहा भी कि दे डोंट हैव एनी राइट, ईरान डजंट हैव एनी राइट टू क्लोज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और अब ये सुना है कि अपने को जहाज और कुछ सोशल मीडिया अफवाहें भी उड़ा रही हैं कि 24 जहाज चल दिए हैं, युद्धपोत चल दिए हैं। तो क्या सरेंडर की, कंप्रोमाइज की ये सिचुएशन पहुंच गई है कि जहां पे पता है कि उस क्षेत्र में जाना अपने सैनिकों को जान के जोखिम उठाने के लिए मजबूर करना है, जहां जापान जाने को तैयार नहीं, जर्मनी जाने को तैयार नहीं, स्पेन जाने को तैयार नहीं, जहां अमेरिका अपने बड़े बड़े अब्राहम लिंकन जैसे युद्धपोतों को हटा रहा है, क्या वो भारत को युद्ध में झोंक कर, क्योंकि हमारे देश में तो बड़े अंधभक्त हैं, वो तो मैंने एक बार भी आपको जैसे बताया है ना कि पहले राजा जो है वो एक तीर चलाता है और जहां तीर लगता है उसके चारों तरफ गोला बना के कहता है बुलसाई जो है, और ये मास्टर स्ट्रोक हो गया जी। तो ये व्यवस्था तो, लेकिन बड़ी भयंकर स्थिति है, बहुत भयंकर स्थिति है, क्योंकि ये बात कल्पना आपको करनी चाहिए थी कि हिजबुल्लाह भी अटैक करेगा जी, यमन भी अटैक करेगा और ईरान भी पूरी शक्ति से अटैक करेगा, और इजराइल भी आज के तारीख में पैलेस्टीनियंस के ऊपर अटैक जारी रखे हुए है। तो इजराइल की यह रणनीति है किसी भी तरह से युद्ध को चलाते जाओ, और यही रणनीति ईरान की है। तो अगर अमेरिका हट भी जाएगा तो भी युद्ध विराम नहीं होना है, ये बिल्कुल नहीं होना है। लेकिन अगर अमेरिका हट जाता है, इस बात को लेकर इजराइल खासा चिंतित है, क्योंकि वहाँ पर जो अभी हम लोग आप जिक्र कर रहे थे कि वहाँ के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो कह रहे हैं, और वहाँ के एक कल हमने इस कार्यक्रम में ही जिक्र किया था कि वहाँ के एक पूर्व जनरल हैं, वो कह रहे हैं कि अब आईडीएफ की ताकत लगभग ख़त्म हो चुकी है। इन सारी चीज़ों में रिसोर्सेज, जाहिर सी बात है कि इतनी लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, और पिछले साल की अगर लड़ाई को हम देखें तो 10 दिन की लड़ाई के बाद ही, 12 दिन की लड़ाई के बाद ही वहाँ पर एक रिपोर्ट आई थी कि इसके बाद 1 हफ्ते से ज़्यादा लड़ाई लड़ने के लिए रिसोर्सेज इजराइल के पास नहीं थे, और वो अमेरिकी रिपोर्ट थी, अमेरिका के डिफेंस एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट थी। इन सारी चीज़ों को देखते हुए तो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि अमेरिका अगर हाथ खींच लेता है, जिसकी आशंका इजराइल को है, नेतन्याहू को है, और बार बार जब वो बैकफुट पर आ रहे हैं तो उनकी आशंका ये और बढ़ जा रही है। लेकिन अगर अमेरिका हाथ खींचे ही लेता है प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, तो क्या इजराइल अकेले इस तरीके से ईरान का, और ईरान के साथ में जो हमलावर हैं, जो लोग उसका साथ दे रहे हैं, चाहे वो हिजबुल्लाह हो चाहे हूती हो, क्या इजराइल अभी भी उनका मुकाबला करने की स्थिति में होगा? अभी तो अमेरिका साथ है, तब बड़ा मुश्किल हो रहा है। देखिए, इजराइल तो नक्शे से मिट जाएगा, इजराइल का नक्शा खत्म हो जाएगा और ढूंढे नहीं मिलेंगे ये लोग, और कहां थे ये भी नहीं पता चलेगा। जिस प्रकार का दुस्साहस और जिस प्रकार का कृत्य इन्होंने किया है, और एक प्रकार का युद्ध अपराध किया है, और नेतन्याहू तो पहले ही युद्ध अपराधी घोषित हो चुके हैं वो युद्ध अपराधी हैं, और ये युद्ध अपराध की सजा पूरा विश्व झेल रहा है। तो ये बात बिल्कुल पक्की है कि अगर अमेरिका ने, क्योंकि आपको पता है ये स्वीडन जैसा देश कहता है 3 साल तक कोई आपको आपूर्ति हम नहीं करेंगे। हाँ, क्योंकि मूर्खता में कौन, जलती हुई आग में कौन अपनी आहुति देगा। जापान जैसा देश बोल रहा है, जर्मनी जैसा देश बोल रहा है, कल्पना नहीं कर सकते थे कि ये लोग अमेरिका के, हाँ, ब्रिटेन और जर्मनी, सही बात है, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देश इस तरीके से मुखालफत कर रहे हैं, और सीधे सीधे कह रहे हैं कि आप एक बेमतलब की लड़ाई में उलझे हुए हैं और ये आपका अपना व्यक्तिगत मामला है, वॉर ऑफ चॉइस है, तो ये आपकी चॉइस है, आप जाइए जूझिए उनसे। सीधे कहने का मतलब उनका देसी भाषा में हम लोग कहें तो यही है।
देखिए, एक मेरे बीएचयू के फ्रेंड हैं इंजीनियरिंग कॉलेज के, अभी 5 मिनट पहले उनका एक मेरे पास व्हाट्सएप आया है, और विदेशी बड़े उच्च सेवा में थे और विदेश में ही सेटल्ड हैं, तो उनका व्हाट्सएप आया, वो मैं आपको बताता हूं। जो बात अभी तक हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं जी, इसी चर्चा में नहीं आया है, वो ये बता रहे हैं कि वेनेजुएला के ऊपर जो अटैक हुआ था, बेसिकली उसका ऑब्जेक्टिव कुछ और था। वो ये कहते हैं कि हम लोगों ने तो ऐसे लिया इसको कि एक डिक्टेटोरियल अटैक हुआ और वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को उठा के ले गए, और आज तेल की सप्लाई पे अमेरिका का कंट्रोल हो गया। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज वो बताते हैं जी। वेनेजुएला पूरा का पूरा तेल सप्लाई करता था चीन को, और चीन की आर्थिक रीढ़ को तोड़ने के लिए अमेरिका ने वेनेजुएला पे इस प्रकार का कंट्रोल स्थापित किया, और यही उसने रूस के तेल भंडारों पे यूक्रेन से लेटेस्ट अटैक करा के रूस को इफेक्ट करने का प्रयास किया, और यही वो ईरान के साथ करना चाह रहा था। तो मतलब ये था, अच्छा चीनी जो है बुद्धिमान तो होते ही है, तभी तो उनकी जीडीपी का 35% मैन्युफैक्चरिंग से आता है। और चीनी समझ गए ये युद्ध ईरान के खिलाफ नहीं है, ये युद्ध जो है ये वेनेजुएला के खिलाफ नहीं है, ये युद्ध वास्तविकता में चीन के खिलाफ है। और आज के तारीख में अगर आप किसी भी आर्थिक विशेषज्ञ से चर्चा करवा लें, मिश्रा जी, सबसे ज्यादा फायदे में अगर कोई है तो चीन है। हाँ, तो दिखाई भी पड़ रहा है। एक हमारे आप जैसे सामान्य लोग भी ये समझ पा रहे हैं कि अगर वास्तविक रूप से देखा जाए तो फायदे में वही दिखाई पड़ रहा है। सपोर्ट सिस्टम भी जो बनाए हुए हैं ईरान के साथ, वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खुलकर वो आ रहा है, लेकिन आर्थिक फायदा पूरी तरीके से वो ले रहा है। रूस से भी तेल खरीद रहा है, ईरान से भी ले रहा है, और सबसे सस्ता तेल ले रहा है। अब यहीं पर भारत ने, अब जो चाहे दबाव रहा हो, चाहे जो कुछ रहा हो, लेकिन जब हमको सस्ता तेल रूस दे रहा था तो हमने मना कर दिया कि अब हमको नहीं चाहिए, और अब हमको फिर कहा जा रहा है कि आप खरीद लो, तो रूस ने कहा अब हम सस्ता तेल आपको क्यों दें, आपको उसी दाम पर दें। तो यहाँ तो निश्चित तौर पर चीन पूरे फायदे में दिखाई ही पड़ रहा है। लेकिन जो चीन आर्थिक और बाकी फायदों की बात को अगर थोड़ा सा एक साइड में कर दिया जाए प्रोफेसर अखिल स्वामी, लड़ाई जो हो रही है और इस लड़ाई का जो अंजाम होगा, चूंकि यहाँ पर साथ में आपस में भले ही कुछ देश दिखाई पड़ रहे हों, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो एक पूरी दुनिया पर लगभग दिखाई पड़ रहा है। और जब अब इस तरह से एक के बाद एक समर्थन, वो चाहे मिलिशिया ही है लेकिन मजबूत समर्थन है, और ऐसी स्थिति में तो खास तौर पर कि अब ईरान को चौतरफा घेरने की पूरी तैयारी, चौतरफा घिरा हुआ है, तो वो अब वहाँ पर ये स्थितियाँ अगर बन रही हैं कि अमेरिका भी साथ छोड़ने वाला है, तो क्या कुछ होगा अगर मान लीजिए कि अब यहाँ अमेरिका छोड़ देता है साथ, बाकी कोई और साथ में है नहीं, इसराइल की अब वो क्षमता रह नहीं गई कि अकेले लड़ पाएगा, तो क्या ये होगा क्या इसराइल का? क्या देश के रूप में वो ख़त्म हो जाएगा? फिर कहाँ कोई जाएगा? इसका क्या रोड मैप किसी ने कुछ तैयार कर रखा है, या सबकी कल्पना से परे था? देखिए मिश्रा जी, मुझे ऐसा लगता है कि जेडी वांस जो इनिशिएटिव लेके पाकिस्तान के अंदर जाकर एक वार्ता करने वाले हैं, जिसमें इजराइल भी रिप्रेजेंट करेगा, जिसमें इजिप्ट भी रिप्रेजेंट करेगा, जिसमें तुर्की भी रिप्रेजेंट करेगा, इजराइल के लिए बेहतर है कि वहां पे ईरान की 5 शर्तों को मान लें और युद्ध को खत्म कर दें। ये उनके हित में है। अगर उनमें थोड़ी भी दूरंदाजी है, दूरदर्शिता है, लेकिन अगर ये चाहते हैं कि वो युद्ध इसलिए जारी रहे जिससे नेतन्याहू वहां के राष्ट्रपति बने रहें, हाँ, और अगले इलेक्शन में भी उसका एडवांटेज ले ले, तो वो मेरे ख्याल से इजराइल के बहुत ज्यादा विनाशकारी होगा। और एक और मैं कहना चाहता हूं, ईरान के जब आपके मित्र आएंगे शाम को 6 बजे, जिसमें 7 बजे, जिसमें मैं नहीं रह पाऊंगा न्यूज पॉइंट में, 5 पॉइंट के साथ 1 पॉइंट और जोड़ दीजिए, नेतन्याहू को जिंदा या मुर्दा ईरान को सौंपा जाए। देखिए, ऐसे लोग, ये जो हिटलर था और मुसोलिनी टाइप के लोग हैं, जो अच्छा, एक व्यक्ति को हम इग्नोर कर रहे हैं, जिस व्यक्ति से डोनाल्ड ट्रंप भी डरते हैं, और वो है नॉर्थ कोरिया का किम जोंग। जी जी जी। वो कहता है एक मिसाइल से पूरा इजराइल उड़ा दूंगा, एक मिसाइल से पूरा इजराइल उड़ा दूंगा।
और आप चाहते हैं कि चाइना रशिया को आइसोलेट करके आपकी अरे आप बच्चों का खेल खेल रहे हो यार, ये छठी क्लास में पढ़ते हो क्या? बड़े देश के राष्ट्राध्यक्ष हो, अरे अपनी ताकत का अंदाजा तो सबको होता है, दूसरे की भी ताकत का अंदाजा तो कर लेना चाहिए लड़ाई छेड़ने से पहले। बिल्कुल, बुद्धिमानी वही है, रणनीति वही है। यही तो सबसे बड़ी बात है कि आखिर आपने क्या, आपको इस बात का, आपको अपनी ताकत पर बहुत ज़्यादा भरोसा था। अब ये सवाल मेरा है आपसे प्रोफेसर अखिल स्वामी, इन दोनों को क्या लग रहा था कि क्या इजराइल और अमेरिका को अपनी ताकत पर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, ओवर कॉन्फिडेंस जिसको हम कह सकते हैं, या फिर उनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ईरान इतना ताकतवर है और ईरान के साथ जो आने वाले लोग हैं, चाहे हिजबुल्लाह और हूती जैसे लोग, ये भी उसके साथ आ जाएंगे? क्या इन चीज़ों का उनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था? नहीं, हूती और हिजबुल्लाह के बारे में तो उनको पता था कि वो ईरान के साथ आ जाएंगे। हाँ। लेकिन इजराइल ने जो गलतफहमी पैदा की और अमेरिका को गुमराह किया जी, वेनेजुला पे इन्होंने जब किया और वेनेजुला में सफल हो गए और उसका नेतान्याहू ने फायदा उठाया। डोनाल्ड ट्रंप ने ये नहीं सोचा था कि पूरा यूरोप उनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। अरे उनके देश के उनके नेता उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तुलसी कबाड़ भी उनके खिलाफ थी, वो बात दूसरी है। बाद में उन्होंने कंप्रोमाइज कर लिया, डोनाल्ड ट्रंप अल्टीमेटली द प्रेसिडेंट जी। और ये उन्होंने नहीं सोचा था कि पूरे आज हिंदुस्तान के अंदर आप सर्वे कराएंगे, हो सकता है मोदी जी की कुछ मजबूरियां हो जिसकी वजह से वो इजराइल डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े हों। लेकिन आज के तारीख में जो मैंने शुरुआत की थी कि बड़े बड़े जनरल्स, भाई हमारे भारतीय जनता पार्टी वाले यही तो कहते हैं युद्ध विशेषज्ञों का सम्मान करो जी, सैनिकों का सम्मान करो, सेना का सम्मान करो। अब वो सेना के वरिष्ठ अधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी के लिए नैरेटिव बनाते थे और उनके लिए हवा बनाते थे, टशन बनाते थे, आज के तारीख में वो सारे के सारे ईरान के साथ खड़े हो गए और पूरा देश, ईरान, पूरा विश्व, क्योंकि जो तकलीफें हमारी जनता को झेलनी पड़ रही हैं। भाई मिश्रा जी आप खुद सोचिए, एक गरीब आदमी बेचारा, भाई हम लोग तो चलिए उस खुशकिस्मत लोगों से हैं, भारत के 10% लोगों में से हैं जिनकी आमदनी 25,000 रुपए महीने से ऊपर है। 90% लोग हिंदुस्तान के तो 25,000 रुपए से कम कमाते हैं। बिल्कुल, 25,000 रुपए महीने से कम कमाने वाला 4,000 का सिलेंडर खरीद सकता है क्या? जब उसका रोजगार नहीं चल रहा, जब उसकी दुकान नहीं चल रही, जब उसका ईएमआई पे नहीं हो रहा, उस बदहवाल आदमी के लिए अब आप बताइए, आपने अपने बेटे को मान लीजिए अमेरिका पढ़ने भेजा होता, आपके पास आपने सारा खर्च करके 1 करोड़ रुपए जमा कर लिया होता। जब भेजा था आपने, उस समय जब मनमोहन सिंह छोड़ के गए थे 58 रुपए का डॉलर था, आज 94 रुपए का डॉलर है। तो 1 करोड़ का जो आपने प्लान किया था, 1 करोड़ 80 लाख रुपए खर्चा हो जाता। अपने बच्चे को वापस बुलाते, जमीन थी नहीं है, क्या बेचते और कैसे पढ़ाते? इतनी बड़ी बर्बादी विश्व के सामने खड़ी हुई है और विशेष तौर पर भारत के सामने खड़ी हुई है, क्योंकि हम इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी हैं। बाकी देश तो फायदे में हैं, उनके पास तो तेल है, तेल बेचेंगे और ऐश करेंगे, तेल के दाम $200 हो जाएंगे, ऐश करेंगे। हम ही तो वो हैं जो तेल खरीदते हैं और चीन खरीदता है। चीन को रूस और ईरान से मिल जाएगा। हमारे साथ मुश्किल ये हो गई है, पाकिस्तान लंगोटिया यार हो गया अमेरिका का, पाकिस्तान लंगोटिया यार हो गया चीन का जी, हमें दोनों यार नहीं है। हाँ। ईरान भी यार हो गया है पाकिस्तान बांग्लादेश का, और ईरान जो है रूस और चीन का भी दोस्त हो गया है। रूस भी हमारा दोस्त नहीं है, चीन भी हमारा दोस्त नहीं है, अमेरिका हमारा शोषण कर रहा है। सही कह रहे हैं आप, बड़ी एक विचित्र सी स्थिति भारत की हो गई है। अब ये इसीलिए इस विदेश नीति पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण खबर आई है प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, न्यूयॉर्क टाइम्स में वो खबर छपी है कि यहाँ जब शुक्रवार को वहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की, उस बातचीत में एलॉन मस्क शामिल थे। अब एलॉन मस्क क्यों थे, वो रहे हों ना रहे हों ये उनका अपना मसला है, लेकिन इस बात का जिक्र न तो जो ट्रंप की ओर से बयान आया है उसमें कुछ हुआ है, न तो भारत के प्रधानमंत्री की ओर से आया है। लेकिन अब जब ये बात पता लग गई है तो फिर हंगामा मचा हुआ है कि आखिर एलॉन मस्क उस बातचीत में, पश्चिम एशिया वहाँ पर मध्य पूर्व में जो कुछ चल रहा है
उसके मुद्दे पर बातचीत हो रही थी, वहां एलॉन मस्क की क्या जरूरत थी, क्या वो कर रहे थे? अच्छा मिश्रा जी, ये बताइए, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे, एलन मस्क के बच्चों को खिलाने की आवश्यकता थी? भाई अगर बच्चे को खिलाना है तो हमारे भारत के अंदर बहुत गरीब बच्चे हैं, उनकी झुग्गियों में जाइए, उनके बच्चों को मिठाई बांटिए, उन्हें टॉफियां दीजिए, उनकी स्कूल की व्यवस्था कराइए। एलन मस्क के बच्चों को और उनकी नैनी को और उनकी गर्लफ्रेंड से आपकी मीटिंग हो रही है। हु इज एलन मस्क? अरे मे बी ए इंडस्ट्रियलिस्ट। अरे हमारे देश के प्रधानमंत्री का एक सम्मान है, हमारे देश के प्रधानमंत्री का 145 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं डोनाल्ड ट्रंप से, और दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच में बात, एक पूंजीपति को आप डाल देंगे, कल आप अडानी जी को डाल देंगे उसमें, कल अंबानी जी को डाल देंगे। तो क्या एलन मस्क और अडानी जी के बीच में कोई वार्ता चल रही है? ये राष्ट्राध्यक्षों की वार्ता है जी। ये वार्ता ऐसी है जो कॉन्फिडेंशियल है। सवाल इसीलिए उठ रहे हैं कि उसमें क्या जरूरत है, और दूसरी ओर ये भी है कि अब ये आरोप ट्रंप के ऊपर भी लग रहे हैं, वहाँ के उनकी विपक्षी पार्टियां लगा रही हैं, यहाँ तक कि युद्ध में झोंकने के लिए भी आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने अपने कुछ पूंजीपति मित्रों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, उद्योगपति मित्रों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, खुद को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस लड़ाई में अमेरिका को झोंका हुआ है, जिसका शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव और उनके ट्रंप के बयानों से जोड़कर देखा जा रहा है। कई सारे सीनेटर्स इस बारे में बात कर चुके हैं। देखिए वो तो है ही, शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव से भीषण करोड़ों अरबों रुपए इन्होंने कमा लिए जी। फिर ये सोचिए, जब इनको पता था कि इस युद्ध होने के बाद डॉलर की सिचुएशन रुपए के खिलाफ क्या होगी, भाई मान लीजिए मिश्रा जी आप ही को पता होता, आप पूरी अपनी जायदाद बेच के डॉलर खरीद लेते, एक महीने के अंदर 6% आपको फायदा हो गया होता, 12/6 का 72% का आपको प्रॉफिट हो गया होता अगर आपने डॉलर खरीद लिए होते फॉरवर्ड में, और उसको अब भुना लेते। या अभी भी मत भुनाइए, 2 महीने के बाद ये हो सकता है 150 रुपए का डॉलर हो जाए। अच्छा एक खबर आपको और मिली होगी जी, रूस ने बहुत बड़ा खेल खेल दिया है। ये सब सोशल मीडिया सूत्रों की खबरें हैं। रूस ने निर्णय लिया है भारी मात्रा में जो उसने सोना खरीदा था उसको ऑफलोड कर देगा। कल्पना कीजिए सोने के दाम, चांदी के दाम क्यों बढ़े हैं? क्योंकि चाइना, रूस, अमेरिका, इंडिया सब रोज सोना और चांदी भर रहे थे अपनी तिजोरियों में, सेफ हेवन है। अब रूस ने कहा हमने जो भरा हुआ हम मार्केट में बेच देंगे, आएगा क्रैश। अरे कितनी तबाही का इंतजार कर रहे हो यार, क्यों विश्व का नाश करने पे तैयार बैठे हो नेतन्याहू? इतना ज्यादा दुर्दशा और इतना ज्यादा विश्व के संहार के लिए तुमने जो ये पटकथा लिखी है, बाज आ जाओ और रिजाइन कर दो, छोड़ दो अपना पद। डोनाल्ड ट्रंप साहब, आपके हमारे अंधभक्त हमारे देश के आपको सबसे बड़ा सनातनी कहते हैं, पूजा हवन आपके लिए कराते हैं। महाराज कृपा करो, विश्व में कल्याण करो और पद छोड़ दो। और माननीय मोदी जी, आपसे भी मेरा निवेदन है, अगर आप भारत का हित चाहते हैं, आप 3 लोग अपना अपना पद छोड़ दीजिए, पूरे विश्व का कल्याण हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ आप ये बताइए, हालांकि मुझे नहीं लगता कि 3 में से कोई भी पद छोड़ने वाला है। अब आपने 3 के लिए कहा है, या हो सकता है कि ये बात अगर सुन रहे हो तो किसी को ये लगे कि अगर विश्व कल्याण के लिए ज़रूरी है तो ये काम कर दिया जाए। बहरहाल एक मेरा ये सवाल है प्रोफेसर स्वामी आपसे कि इजराइल का तो ईरान से दुश्मनी है ही, कोई वो ऐसा नहीं है, वहाँ एक जो जन भावना भी है वो ईरान के खिलाफ ही है। लेकिन इस लड़ाई को नेतन्याहू की लड़ाई क्यों माना जा रहा है? क्या ये जो इतना नुकसान हो चुका है उसकी वजह से, या फिर जो वहाँ पर एक परसेप्शन है कि चुनाव जीतने के लिए दोबारा वो ईरान के खिलाफ उन्होंने युद्ध छेड़ा है इस वजह से, या फिर कुछ और नई परिस्थितियां बन रही हैं कि ईरान में उनके माफ़ कीजिएगा इस्राइल में नेतन्याहू के खिलाफ इतना माहौल क्यों बन गया है, उनका इतना विरोध क्यों हो रहा है? देखिए, अगर इजराइल और अमेरिका ने 10 दिन के अंदर ईरान को पस्त कर दिया होता और ईरान झुक गया होता तो मानी बात है नेतन्याहू इलेक्शन जीत जाते। अमेरिका में बाई इलेक्शंस डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते। भाई इसी गलतफहमी में तो उन्होंने युद्ध में कूदने का इंतजाम किया था। आपने सोचा नहीं था ये होगा, हो गया। अच्छा, अब जो ईरान ने धमकी दी है, जो कल भी मैं जिक्र कर रहा था
भाई जो आपका पूरा इंटरनेट संचालित होते हैं उसके सारे केबल जो है उसी रूट से समुद्र के नीचे बिछे हुए हैं। एक तो वो लीवरेज यूज कर रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का। अगर मान लीजिए जो इजराइल अमेरिका बिना सोचे समझे कर रहे हैं, अगर ईरान ने वो कदम उठा लिया, घर के लाले भाई पैसे नहीं मिलेंगे, बैंकिंग सिस्टम पूरा सब कुछ कोलैप्स हो जाएगा। तो सद्बुद्धि विश्व को आए। अच्छा ये कह रहे हैं दलाल, हमारे जयशंकर साहब भी पता नहीं कहां के आईएफएस हैं, कहां पढ़े लिखे हैं, कितने बड़े एम्बेसडर थे अमेरिका के, आईएफएस थे तो बुद्धिमान रहे होंगे, उनके पिताजी भी बड़े बुद्धिमान थे। वो कहते हैं दलाली भारत नहीं करता है। अरे तो क्या जेडी वाहन दलाली कर रहे हैं? आप जेडी वाहन को दलाल कह रहे हो? आप भगवान कृष्ण को दलाल कह रहे हो जिन्होंने कौरव और पांडवों के बीच में मध्यस्थता की थी? अरे दूत तो सम्मानित होते हैं, दूत तो शांति लाने का प्रयास करते हैं, दोनों पक्षों को नजदीक लाने का प्रयास। मतलब आईएफएस को स्क्रैप कर दो, मध्यस्थता हो ही नहीं। अब इसीलिए जिसका जो बनाए करे। इसीलिए तो अब जो विदेश नीति को लेकर इतने सारे सवाल उठ रहे हैं, तो जब तय करने वाले उनके बयान इस तरह के हैं, हालांकि अब एक लंबा अनुभव उनका रहा है और जब आईएफएस में हुए होंगे तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की सोच में हुए होंगे, पर हो सकता है कि अब समय के साथ उन्होंने अपनी सोच बदली हो, या फिर यही कहने के लिए, बताने के लिए, यही जवाब देने के लिए उनको कहा गया हो। कुछ भी हो सकता है, लेकिन बहुत हास्यास्पद जवाब तो था ही। पर और विदेश नीति क्या जिस तरह के नीति नियंता निर्धारित कर रहे हैं वो दिखाई भी पड़ रहा है कि आप कहाँ जा रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा है कि आपकी क्या रणनीति है। आप यही एक छोटा सा ही उदाहरण अगर हम लोग देखें, जिसकी चर्चा भी थोड़ी देर पहले भी हुई, कि रूस से हम बढ़िया अच्छा खासा हम सस्ते में तेल खरीद रहे थे, दोस्ती अलग बनी हुई थी, अमेरिका के कहने पे हमने खरीदना बंद कर दिया, और अब जब अमेरिका की वहाँ फंसी हुई है तो उसने कहा है आप खरीद लीजिए, फिर हम उसी पर लौट आए। ये एक स्टैंड हम ले ही नहीं पा रहे हैं। अब यहाँ भी वही बात आ रही है, ये आरोप अब अभी तक तो भारत पर लग रहे थे कि क्या मजबूरी है कि हम अमेरिका उसकी बातों में या उसकी बात मानने के लिए, हम उसके दबाव में काम करने के लिए क्यों मजबूर हैं। बिल्कुल यही बात अब आरोप लग रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कि आखिर वो नेतान्याहू के सामने इतने दबाव में क्यों हैं। ये बड़ी एक दिलचस्प समीकरण दोनों जगह का बना हुआ है और खुलकर चीज़ें नहीं आ रही हैं, लेकिन जो बहुत सारी चर्चा में जो चीज़ें हैं वो लोगों को पता है कि यही सब चीज़ें हैं, जिसमें एप्स्टीन फाइल्स का नाम सबसे ऊपर लिया जा रहा है। भारत राहुल गांधी तो कई बार कह चुके हैं कि इसका मुख्य कारण जो है वो एप्स्टीन फाइल्स हैं और अपने मित्रों को फ़ायदा पहुंचाना है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात यह है प्रोफेसर अखिल स्वामी, क्या व्यक्तिगत फ़ायदा, कुछ लोगों का फ़ायदा या अपने बारे में कोई चीज़ का खुलासा हो जाएगा, उसकी वजह से आप देश को, अपने देश को, चाहे भारत की बात हम करें चाहे अमेरिका की, क्या उसको खतरे में डाला जा सकता है, उसके हितों को एक तरीके से वो खतरे में डाला जा सकता है? क्या कोई राष्ट्राध्यक्ष इस तरह से सोच सकता है? नहीं सोचता है, सोचते हैं। देखिए वही मैंने निवेदन किया था कि 3 लोग अगर अपने पद छोड़ दें तो विश्व शांति कायम हो जाए। क्यों कहा था भाई? ठीक है, एक एप्स्टीन फाइल है, जिस एप्स्टीन फाइल में 12-12, 13-13 साल के लोगों, बच्चियों के साथ अत्याचार, अनाचार हुआ, उसमें एक बड़े देश के राष्ट्रपति का नाम है और उससे ब्लैकमेल कर रहा है एक व्यक्ति जो युद्ध उन्माद फैला रहा है, और तीसरे नाम भी उसमें अंदर है, और उसी को दबाने के लिए युद्ध का उन्माद पैदा किया जा रहा है जिससे लोगों का ध्यान बटे। लेकिन आपने जो विश्वा जी बात उठाई कि विदेश नीति फेल हो गई, अरे कौन सी नीति पास हुई है ये बता दीजिए आप। अरे हमारे देश के अंदर, मणिपुर के अंदर 2 साल तक आग लगी रही, कभी हुआ हमारे देश के अंदर इतना बड़ा गृह युद्ध? लेकिन 2 साल तक हुआ, लेकिन हमारे गृह मंत्री बड़े अच्छे हैं। लगी क्या? अभी भी बुझी नहीं है, लगातार वहां से हिंसा की खबरें आ रही हैं अभी भी, ऐसा? हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं, लेकिन अब उनके खिलाफ कुछ बोल देंगे, पता चला एनएसए और यूएपीए में बंद कर देंगे। भाई अब कोई इमरजेंसी से अच्छी स्थिति थोड़ी है, तो उनकी गुस्ताखी में कोई, मैं शान में गुस्ताखी नहीं कर रहा हूं, लेकिन 2 साल तक मणिपुर में आग लगी रही। हमारे यहां पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ, उरी हुआ, पठानकोट हुआ, जांच नहीं बैठी। बड़ा अच्छा गृह मंत्रालय आपका, लाखों करोड़ों रोहिंग्या आ गए देश के अंदर, और हर चुनाव में उनका उपयोग हो जाता है।
लेकिन 11 साल में एक भी रोहिंग्या नहीं निकाला गया। बिहार के अंदर एक भी रोहिंग्या नहीं पकड़ा गया, लेकिन हाँ। गृह मंत्रालय बहुत अच्छा। बिल्कुल, और आप बहुत सही आपने कहा कि वो आते भी तभी हैं जब ज़रूरत पड़ती है और चुनाव के समय में आते हैं, उसी समय वो खतरा भी बन जाते हैं, उसके बाद सारे खतरे अचानक से दूर हो जाते हैं। और अभी तो हम लोग पिछले 1-1.5 साल में कई चुनाव आए, लगातार उनको देख रहे हैं। झारखंड में देखा हम लोगों ने, उसके बाद फिर बिहार में देखा, उसके बाद अब पश्चिम बंगाल और असम में भी दिखाई पड़ रहा है। खैर, और मुझे लगता है कि लोगों को भी ये चीज़ें समझ में आती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आती हैं, लेकिन समझ में तब खास तौर पर आती हैं जब उनके ऊपर कोई बात आती है। अब जैसे चाहे वो SIR का मुद्दा हो, चाहे अब जिस तरह से डीजल, पेट्रोल और गैस को लेकर किल्लत चल रही है। अब बार बार आप ये कह रहे हैं कि कोई किल्लत नहीं है, कोई किल्लत नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे ज़मीनी हकीकत का किसी को अंदाज़ा नहीं है, या फिर सब कुछ देखकर आंखें मूंदने की आदत है और वही आंखें मूंदे हुए हैं और लोगों को कह रहे हैं कि आप अफवाह मत फैलाइए। पर ये जो अफवाहें फैल रही हैं, उन फैलाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई भी तो होनी चाहिए, तभी तो नहीं फैलेंगी अफवाहें। नहीं, ये अफवाहें फैलाने वाले वही हैं जो होर्डिंग कर रहे हैं, और वही हैं जी। जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कमी कोई नहीं है, कमी कोई नहीं है, क्योंकि कमी हो भी नहीं सकती जी। कमी होने में लगता है 30 दिन। हम्म। यही लोग पैसा बना रहे हैं, ये अफवाहें फैला रहे हैं, और अफवाहें फैला के लोगों को लाइन में लगवा रहे हैं, और उसके बाद लाइन में लगवाने की इनको आदत है। नोटबंदी में लगवाया, कोविड में लगवाया, अब लगवाया, और उसका शोषण करके लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। फिर अभी हम लोग बात कर रहे थे गृह मंत्रालय की जी। अब पेट्रोलियम मंत्री भी आ जाइए, माननीय पेट्रोलियम मंत्री पे एक स्टेटमेंट आया कि साहब हमने, क्योंकि मनमोहन सिंह ने 1,40,000 करोड़ का एक लोन ले रखा था, उसको हमें चुकता करना था, इसलिए हमने एक्साइज बढ़ाया। एक्साइज में इन्होंने 40 लाख करोड़ रुपए वसूला है, 40 लाख करोड़ रुपए, और 2.4 लाख करोड़ का केवल भुगतान किया है। 38 लाख करोड़ रुपए इन्होंने अपनी जेब में डाल लिया, 5 किलो अनाज दे के लोगों को इतिश्री मान ली। आपके वित्त मंत्रालय अच्छा चल रहा है, आपका कृषि विभाग अच्छा चल रहा है, किसानों को 13 महीने तड़पाने वाला कृषि मंत्रालय अच्छा है, कौन सा मंत्रालय ठीक काम कर रहा है? तो देखिए, लेकिन अब मुश्किल क्या है ना, देखिए एक बार हुआ ना कि किसी की पूंछ कट गई जी, तो वो पूंछ कटने के फायदे बताने लगा, फिर जो जो पूंछ कटवाता रहा वो फायदे बताता रहा, जिन जिन की पूंछ कट गई वो जिनके पूंछ थी उन्हीं का मजाक उड़ाने लगे। अब वो जिन लोगों की पूंछ कट चुकी है, अच्छा वो भी कल मैं जैसे बता रहा था कि 9 वोट बीजेपी को डलवाए थे एक व्यक्ति ने जंगपुरा में जी। अब वो कह रहा मेरी नौकरी छूट गई, अब मैं बीजेपी को जिंदगी भर वोट नहीं दूंगा, लेकिन अब पूंछ कट गई है। अच्छा, इतना ज्यादा इन्होंने व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया में बवाल मचा रखा था, 11 साल से मचा रखा था, अब ये वापस जाए तो मुश्किल, ना वापस जाए तो मुश्किल। हमने तो देखिए एक ही स्टैंड रखा है, हम तो इमरजेंसी में इंदिरा जी का विरोध किया है जी, और इनके समय में इनका विरोध कर रहे हैं। हम तो देखिए राष्ट्र हित में भारत माता के लिए जो भी सत्ता में बैठेगा और जो भी देश के साथ अन्याय करेगा हम उसका विरोध करेंगे, चाहे वो कल राहुल गांधी हो। बिल्कुल, एक जागरूक नागरिक का, जागरूक पत्रकार का, कोई बुद्धिजीवी का ये कर्तव्य है, दायित्व है ये। क्योंकि हमको केवल संविधान ने अधिकार ही नहीं दिए हैं, हमसे संविधान ने दायित्वों की भी अपेक्षा की है और उसका भी जिक्र है संविधान में। हालांकि हमारी सरकार दायित्वों का जिक्र ज़्यादा करती है, अधिकारों की बात को दबा देती है, लेकिन वो दायित्वों की बात करती है, कर्तव्यों की। पर ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये सबका दायित्व है कि वो सोचे, और अगर सरकार गलत कर रही है, ठीक नहीं कर रही है, तो वो सामने लाए, अपनी बात रखे। पर सवाल ये है कि इस बात को रखने का क्या प्रभाव क्या पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि हम और आप ही केवल ये चर्चा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तमाम अर्थशास्त्री लेख भी लिख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लेकिन क्या कहीं भी आपको इस पूरे 11-12 साल में प्रोफेसर अखिल स्वामी आपको लगा हो कि लोगों ने सलाह दी हो और उस सही सलाह को माना गया हो? हाँ, इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ज़रूर कुछ चीज़ों को माना गया, जब विपक्ष ने जो आवाज़ें उठाई थी, जिसको लेकर सरकार को लगा कि उनको नुकसान हुआ, वहाँ पर उन्होंने कुछ काम किया। लेकिन कभी भी आम लोगों की, जनता की और उपभोक्ताओं की, नागरिकों की आवाज़ को सुना गया हो, ऐसा लगा कभी 11 साल में आपको? देखिए मिश्रा जी, वास्तविकता यह है, 7 साल पहले तक तो मैं टीचिंग में था, यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था जी।
तो मैं क्लास में पॉलिटिकल डिस्कशन कर लेता था, जबकि मैं फाइनेंस का प्रोफेसर था और बीजेपी को अपोज भी कर देता था। वीसी को भी पता था, चांसलर को भी पता था, लेकिन किसी ने मुझे नौकरी से निकाला नहीं। निकाल भी देते तो कोई परेशानी मुझे नहीं थी जी। क्योंकि मैं जो एक देश के नागरिक के रूप में जो अपना कर्तव्य समझता हूं, अपने छात्रों को अवगत कराता था। आज से 14 साल पहले मैंने 12 साल पहले क्लास में पूछा था, 60 बच्चे थे क्लास में, ऐसे कौन लोग हैं जो मोदी जी पे विश्वास नहीं करते। केवल एक लड़का था हैदराबाद का, बाकी सारे 59 बच्चों ने मोदी के समर्थन में बात की थी। देखिए, ये लड़ाई जो है ना, ये कांग्रेस सत्ता और विपक्ष की नहीं है। ये राहुल गांधी गलती कर रहे हैं वो समझने में कि ये कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई है। ये लड़ाई है गोदी मीडिया की और यूट्यूबर्स की। अच्छा, गोदी मीडिया जो है वो नैरेटिव बना लेता है क्योंकि भाई पैसा है भीषण, व्यूअर्स उनके भी हैं। अच्छा, पैसा उनके पास एडवर्टीजमेंट का, सरकारी ये वो कॉन्क्लेव वनक्लेव अपना बनाते रहते हैं जी। लेकिन अब मुश्किल क्या हो गई है, जो गोदी मीडिया के अंदर इन्फ्लुएंसर्स हैं वो भी ईरान के साथ खड़े हो गए। जैसे मैंने नाम लिया जनरल बख्शी का, जनरल संजय कुलकर्णी का, जनरल जैनी का। यही लोग थे जो बीजेपी के पक्ष में और राहुल गांधी का मजाक उड़ाने में अपना समय व्यतीत करते थे। यही लोग पलट गए जी। अब मधु केश्वर अगर पलट जाएं, मधु केश्वर जैसी महिला जो भारतीय जनता पार्टी की इतनी प्रबल समर्थक थी और मोदी जी के आत्मकथा लिखने वाली और उनको बिल्कुल देवता तुल्य बताने वाली, आज जिस प्रकार की बातें कर रही हैं, ये परिवर्तन आपने सोचा था क्या? और उनपे कोई मानहानि का केस नहीं हो रहा, उनपे कोई दंड नहीं मिल रहा, उनको जेल नहीं हो रही। भाई, मेरे पे भी अगर कोई इस प्रकार का चारित्रिक आरोप लगाएगा या मिश्रा जी आप पे लगाएगा, सबसे पहले आप क्या करोगे? थाने जाके रिपोर्ट लिखाओगे? थाने में एफआईआर नहीं होगी, कोर्ट जाओगे कि साहब मेरा इन्होंने मानहानि की है, चरित्र हनन किया है, एफआईआर दर्ज कराई है इनके खिलाफ, ये कैसे इन्होंने बोल दिया? या तो प्रूफ दें। अब हो सकता है मधु केश्वर के पास प्रूफ हो, वरना अभी तक डिफेमेशन क्यों नहीं फाइल हुआ? बिल्कुल, ये तो बहुत गंभीर बात है ही, लेकिन ये है कि अब खुद बहुत सारी चीज़ें अब आ रही हैं, बाहर आ रही हैं, विरोध हो रहा है। वही लोग जो इतना समर्थन, इतनी अंधभक्ति दिखाते थे, वही अब इस तरह का विरोध कर रहे हैं। तो अब हर चीज़ का एक होता है। कई बार लोगों को लगता है कि अब मोदी जी के जो पुराने भाषण हैं, अब देखिए आजकल वही चल रहा है कि बांग्लादेश का रुपया नहीं गिर रहा है, वहाँ का नहीं गिर रहा है, वहाँ की मुद्रा नहीं गिर रही है, भारत की क्यों गिर रही है। बड़ी हैरानी होती कई बार लोगों को, अपने हिंदुस्तान के लोगों को, कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लोग समझते थे कि उनको अर्थशास्त्र का ज्ञान नहीं है, और उस समय नरेंद्र मोदी को समझते थे कि बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं और आएंगे जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल कर रख देंगे। अब बदल कर तस्वीर यही है कि 58 पर डॉलर था और आज 94 के ऊपर हो चुका है। आगे देखिए इस लड़ाई में कहाँ तक पहुँचता है, लेकिन लड़ाई रुकती है या नहीं, एक बड़ा सवाल ये भी है। इस पर हम लोग भी इसी का इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर कोई सीन बने, कोई परिदृश्य बने कि ये लड़ाई रुके, क्योंकि इस लड़ाई में फ़ायदा किसी का हो या ना हो, लेकिन नुकसान पूरी दुनिया का होता दिखाई पड़ रहा है। और इसी उम्मीद के साथ इस कार्यक्रम को अब समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर अखिल स्वामी, आपने इस कार्यक्रम में शिरकत की, बहुत सारी बातें बताई और हमारे दर्शकों को भी बहुत सारी नई चीज़ें पता लगी होंगी। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। अब मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।